मैं शत्रुजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज रामपुर। आज मैं आपके समक्ष इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि बेसिकली एमए इकोनॉमिक्स की छात्राओं के लिए है, जो एमए प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं। और उनका पहला प्रश्न पत्र है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसके लिए है। तो आज हम जानेंगे कि इस विषय में विषय वस्तु और अर्थशास्त्र होता क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जिस विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस विषय के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसके अंदर किस चीज़ को पढ़ा जाता है, इसका अध्ययन की जो सीमा है वो क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले उसकी आएगी अर्थशास्त्र की परिभाषा, फिर हम ये समझेंगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, और फिर हम लास्ट में समझेंगे और जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। तो हम आते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा जब से विषय एक अलग स्ट्रीम के रूप में शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक बदलती आई है। शुरुआती जो अर्थशास्त्री थे वो कुछ अलग परिभाषा दिए थे, जो उस समय की आर्थिक गतिविधि, बेसिकली इसमें क्या था कि जो उस समय की आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चीजें थी, उसी के हिसाब से इसकी परिभाषाएं बदलती आई। तो जो पहले के अर्थशास्त्री थे वो क्लासिकल जिन्हें बोलते हैं, जो सबसे पहले के अर्थशास्त्री थे, इसमें एडम स्मिथ, जेएस मिल, रिकार्डो आदि का नाम आता है। उनके बाद फिर मार्शल वगैरह आए, जो कि नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहलाए। उसके बाद धीरे धीरे केनीशियन, पोस्ट केनीशियन और अन्य स्कूल ऑफ थॉट्स के इकोनॉमिक्स सामने आए। तो हम देख सकते हैं कि कुल मिला के 5 प्रकार की परिभाषाएं प्रचलित है इस समय, 5 टाइप ऑफ डेफिनेशंस। इसमें पहला जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, सबसे पहले अर्थशास्त्री, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, उनकी परिभाषा। तो उनकी परिभाषा धन प्रधान, यानी कि उन्होंने मनी को इम्पोर्टेंस दिया था, ट्रेड को इम्पोर्टेंस दिया था, इसलिए उनकी परिभाषा को हम बोलते हैं धन प्रधान क्लासिकल दृष्टिकोण, धन प्रधान बेसिकली। फिर दूसरी परिभाषा दी थी मार्शल ने, जिसको हम बोलते हैं नियो क्लासिकल कल्याण संबंधी दृष्टिकोण, यानी उन्होंने जो मानव है उसके कल्याण पर अधिक बल दिया था, इसलिए परिभाषा ने उसको समाहित किया। तीसरी परिभाषा आती है रॉबिन्स, एक अर्थशास्त्री है उनकी, तो उसे कहा जाता है दुर्लभता संबंधी रॉबिन्स का दृष्टिकोण। इन्होंने इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी स्केर्सिटी और उसकी यूज के हिसाब से परिभाषा दी है। फिर चौथी परिभाषा आती है विकास केंद्रित परिभाषा, जो कि सैमुअल्सन ने दिया था। तो उनका जोर इस बात पे था कि जो इकोनॉमिक्स है उसका मुख्य काम है कि हमारा विकास हो, मानव सभ्यता का विकास हो, समाज का विकास हो, अर्थव्यवस्था के विकास। और अंत में आती है आवश्यकता विहीन संबंधित दृष्टिकोण, जो प्योरली फिलोसफिकल और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र कुछ नहीं है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक माध्यम है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम है, और जैसे जैसे इच्छाएं कम होती जाएंगी हमारी आवश्यकताएं भी कम होंगी और एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अब हम धीरे धीरे इनको थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लासिकल धन प्रधान दृष्टिकोण, यानी कि क्लासिकल जो व्यू है इकोनॉमिक्स को कैसे देखते थे उसके बारे में। तो इस व्यू को, इस दृष्टिकोण को क्लासिकल अर्थशास्त्री एडम स्मिथ सीनियर, जेबी से आदि ने प्रतिपादित किया था, यानी इसको दिया था, इसके बारे में कहा था पहली बार। स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। जैसा कि स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। तो बेसिकली जब एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया तो उस समय की जो परिस्थितियां थी अर्थव्यवस्था में, अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था पूरे विश्व में, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, आर्थिक गतिविधियां होती थी, वो ऐसी थी कि आज की तरह डिफरेंशिएटेड वर्ड नहीं था। ऐसे आज हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, सब कुछ अलग अलग है। उस समय का सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जो सबसे बड़ा जो बल दिया, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वो ट्रेड की होती थी। जो देश अधिक ट्रेड करता है उसे हम महान मानते थे, उसे बड़ा मानते थे, ग्रेट मानते थे।
उस समय जो प्रोडक्शन होता था, जो उत्पादन होता था, वो एक मालिक अपने घर पे ही करता था। उसके यहाँ ना कोई मैनेजर होता था, ना कंपनी का मालिक भी खुद होता था, तो उसका ट्रेड करने वाला भी खुद होता था। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में, जो तत्कालीन गतिविधियां थी उसको ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से सबसे प्रमुख यही था कि जो धन किस प्रकार से आ रहा है, जा रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसी की परिभाषा वो इकोनॉमिक्स कहते हैं। साथ ही एक और क्लासिकल अर्थशास्त्री वाकर, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन संबंधित है। यानी कुल मिलाकर उनका जोर किस पे था? धन पे था। अब हम आते हैं अगली पर, जो कि नियो क्लासिकल दृष्टिकोण। तो इसे दिया गया था मार्शल द्वारा। मार्शल ने एक किताब लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने पहली बार डिटेल में अर्थशास्त्र का परिभाषा लिखा। तो उनके अनुसार अर्थशास्त्र मानव जाति के साधारण व्यापार का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण करता है जिसका विशेष संबंध जीवन में कल्याण अथवा सुख से संबंध भौतिक पदार्थों की प्राप्ति एवं उपभोग से। अब इसमें हम देखते हैं कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल ने कहा था कि सिर्फ धन से संबंधित विज्ञान है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। लेकिन नियो क्लासिकल और मार्शल स्पेशली ये कहते हैं कि धन से संबंधित तो है ही, व्यापार से संबंधित तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये मनुष्य के वेलफेयर से संबंधित कि जो भी गतिविधियां जो किसी इंसान की वेलफेयर को प्रभावित करती है, वेलफेयर उसके सुख को बढ़ाती हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी रूप में, तो उस सब चीजों का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स ब्रांच के अंदर कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ धन का नहीं रह गया, मतलब सिर्फ ट्रेड और प्रॉफिट नहीं है इसमें ये भी देखना है कि एक पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे किसी को फायदे हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, तो उसके फायदे को कैसे बढ़ाया जाए ताकि उसका वेलफेयर बढ़ सके। तो ये सब भी देखना। अब आगे बढ़ते हैं हम रॉबिन्स के दृष्टिकोण पे। तो रॉबिन्स बेसिकली उनकी परिभाषा जो रिसोर्सेस होती हैं, संसाधन होते हैं जिससे सारी चीजें बनती हैं, सारे सामान बनते हैं, अर्थव्यवस्था की जितनी गतिविधियां होती हैं उसका रॉ मटेरियल रिसोर्सेज होता है, चाहे फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो। तो इन तीन रिसोर्सेज को ध्यान में बेसिकली रखते हुए उन्होंने अपनी परिभाषा दी है। तो उनके हिसाब से अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों अर्थात रिसोर्सेज तथा वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित संसाधनों के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। साध्यों के यहाँ पे तात्पर्य होगा इच्छाएं, और सीमित संसाधन मतलब रिसोर्सेज। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था जब जेके मेहता के बारे में बोल रहा था कि हमारे जो साध्य हैं अर्थात जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो काफी अधिक होती हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है भाई, जो नेचर ने हमें दिया है। फिजिकल रिसोर्स दिए हैं और ह्यूमन रिसोर्स दिया है, उन्हीं को यूज करके हम सारी जरूरत की चीजें बना सकते हैं, चाहे घर बनाना हो या फसल उगानी हो खाने के लिए या कोई फैक्ट्री लगानी हो, जो हमारे पास उपलब्ध है उसी से कर सकते हैं। अब चाहे कि सब कुछ सबके लिए सब कुछ हो जाए तो संभव नहीं। इसीलिए इनका कहना है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो काफी लिमिटेड है, और इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें अपने जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करना है, और इसी के अध्ययन के विज्ञान को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये हमारी रॉबिन्स का दृष्टिकोण है। आगे बढ़ते अब आते हैं विकास केंद्रित परिभाषा। तो ये परिभाषा पॉल सैमुएल्सन द्वारा दी गई थी। उनके अनुसार अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोग में लाए जा सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य में बांटने के लिए किस प्रकार करते हैं, ऐसा वे चाहे मुद्रा के प्रयोग से करें या इसका बिना करें। तो ये भी बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं उनके एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसमें एक टाइम पीरियड भी जोड़ दिया है और पूरे समाज को, पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ लेके चले। उनके अनुसार
इकोनॉमिक्स का जो स्टडी फील्ड है वो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं उसको किस प्रकार से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो हम उत्पादन करना चाहें और जिसका यूज करना चाहें, और जिस प्रकार से एलोकेट हो, किस प्रकार से लेबर और फिजिकल रिसोर्सेज का यूज हो, और किस प्रकार से उनको जो कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स है, उनके पास पहुंचाया जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी परिभाषा को गढ़ा है, और साथ ही साथ में उनका सबसे बड़ा फोकल पॉइंट ये रहा है कि किस प्रकार से सारे रिसोर्सेज का यूज हो कि ह्यूमन का डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहे, मानव का विकास होता रहे। अब आते हैं पांचवें दृष्टिकोण पे, जो कि अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता का दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि जेके मेहता जी का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल ही फिलोसफिकल टाइप का है। वो दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं। उन्हें एस्थेटिक इकोनॉमिक्स भी कहा जाता था। तो पहले ये समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या दिया है, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उनके अनुसार अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन है। इसका लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो रास्ते अपनाए जा सकते हैं। पहला, अधिकतम संतुष्टि के लिए इच्छाओं में वृद्धि की जाए और उसकी संतुष्टि के लिए साधनों में वृद्धि लाई, जो कि भौतिकवादी दृष्टिकोण है। दूसरा, अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति इच्छाओं में कमी लाकर प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि जितनी इच्छाएं होंगी संतुष्टि के अभाव में असंतुष्टि भी उतनी अधिक होगी। अतः वास्तविक सुख प्राप्त करने हेतु इच्छाओं को न्यूनतम कर इससे मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या। अब जैसा कि इस पूरे डेफिनेशन में हमने देखा, जेके मेहता जी मानते हैं कि अर्थशास्त्र का मूल यही है कि इच्छाओं और उनकी पूर्ति। अब जितनी भी हमारी इच्छाएं होती है, जो हमारे डिजायर्स होते हैं अपने जीवन में सुख के लिए, आनंद के लिए, उन सबको पूरा करने के लिए जो माध्यम होता है वो संसाधन ही होते हैं, जो साधन होते हैं, जो रिसोर्सेस होते हैं। इन्हीं रिसोर्सेस के माध्यम से हम सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य प्राणी होता है उसकी इच्छाएं असीमित होती है, और असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस पूरे विश्व में इतने संसाधन नहीं है कि हर एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा किया जा सके। तो ये दोनों चीजों को बोलते हैं कि अच्छा, पहला पॉइंट ये रखते हैं कि इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज, जो संसाधन, चाहे फिजिकल हो या ह्यूमन हो या फाइनेंशियल हो, उपलब्ध है, उनका प्रयोग करके चीजें बनाते जाए, वस्तुओं का करते जाए, उपभोग करते जाए और अपनी इच्छाओं को पूरा करते जाए। लेकिन इसमें समस्या ये है कि जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे हमारी इच्छाएं और बढ़ती जाएगी, और ये असंतुष्टि की जो लेवल है वो बढ़ती जाएगी। तो इस दृष्टिकोण में सबसे बड़ी समस्या यही है, जैसे मेहता जी ने कहा कि भौतिकवादी दृष्टिकोण, कि इसमें तो हम बहुत सारी रिसोर्सेस को यूज करके अपनी इच्छाओं को पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन संतुष्टि प्राप्त नहीं। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो दूसरा रास्ता उन्होंने अपनाया, जो इनके द्वारा प्रतिपादित है, कि हमें संतुष्टि तभी प्राप्त होगी जब हम इच्छाओं को कम कर दें। हमारी इच्छाएं जितनी ही कम होगी, उसे प्राप्त करने के लिए हमें न्यूनतम संसाधनों का प्रयोग करना होगा, और ऐसे करते करते एक बार, एक लेवल, एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी वो आवश्यकता विहीन हो जाएगी, और हम तब परम संतुष्टि के लेवल को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जो जेके मेहता के क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों हैं, उनका कहना है कि ये प्योरली आइडियल स्टेट होता है, जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में संभव नहीं। आखिर व्यक्ति है और उसके अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं। तो ये माना जाए कि वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेगा और अंततः खत्म कर देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अतः ये जो दृष्टिकोण है उसको हम लोग दार्शनिक और आध्यात्मिक ही मानते हैं, और प्रैक्टिकल धरातल पे इसको उतारना काफी मुश्किल होता है। तो अभी तक हमने
सारे दृष्टिकोण को देखा। पहले हमने देखा क्लासिकल्स क्या सोचते हैं, फिर न्यू क्लासिकल्स क्या सोचते हैं, फिर रोमेंस की दृष्टिकोण को देखा, फिर हमने सैमुअल्सन को देखा। सब में हमने यही देखा कि जो साधन है, जो रिसोर्सेज है, उसकी ही इम्पोर्टेंस रही है और उस रिसोर्स को कैसे यूज किया जाए ताकि हम अधिक से अधिक सुख को प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक फायदे को प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक कल्याण को प्राप्त कर सके। तो कुल मिला के जो अर्थशास्त्र विषय है, इसका जो मुख्य केंद्र यही है कि संसाधन और उसका प्रयोग एक तरफ और दूसरी तरफ हमारी इच्छाओं और उसकी पूर्ति। अब वो पूर्ति चाहे जिस भी गतिविधियों से हो, चाहे जिस माध्यम से हो, अगर जो माध्यम तो कोई भी इच्छाएं पूरी हो रही है तो उसको हम अर्थशास्त्र विषय के अंदर अध्ययन अवश्य करें। चाहे वो धन के माध्यम से हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज के माध्यम से हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज के माध्यम से हो। अगर जो कोई भी वस्तु या सेवा बन रही है जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर रही है और तो उसका अध्ययन जाहिर तौर से हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। तो इन्हीं सब तमाम चीजों को और चारों पांचों परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर हम एक अच्छा कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विषय के अध्ययन का संबंध मानव व्यवहार के उस पक्ष से है जिसके द्वारा मानव सीमित संसाधनों का उचित उपयोग कर कम से कम साधनों में अधिक से अधिक मानव कल्याण को प्राप्त करता है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो परिभाषा अभी सामने आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रही है, उसमें हम ये देख सकते हैं कि सारी परिभाषाएं शुरू से लेकर लास्ट तक जो हमने डिस्कस की, तो सबका निचोड़ इस परिभाषा में आपको दिख जाएगा। चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो संसाधन संबंधी हो, चाहे इच्छा संबंधी हो, चाहे वो मानव कल्याण संबंधी। कुल मिलाकर अर्थशास्त्र कम से कम में अधिक से अधिक कैसे प्राप्त किया इसका अध्ययन करता है। सीमित संसाधन है, इच्छाओं को पूरा करना है, सबके डिजायर्स अलग अलग हैं, तो ये उस मानव व्यवहार को अध्ययन करता है जो इन सीमित संसाधनों में, इन कम से कम रिसोर्सेज की यूज से अधिक से अधिक डिजायर्स को पूरा करने की तरफ ले जाता है। इसी का अध्ययन जो है वो इकोनॉमिक्स का अध्ययन है। तो इस कंफ्यूजन में ना है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ जहाँ पैसे होंगे, मनी होगी, ट्रेड होगी, उसका है। ये सब तो एक माध्यम है, एक साधन है। रिसोर्सेज से कैसे डिजायर्स पूरे हों उसके बीच में सारे आते हैं। जैसे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जंगल झाड़ कुछ भी हो, फसल हो, तो ये सब रिसोर्सेज हैं, हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। हम जो मानव है वो खुद एक ह्यूमन सोर्स है, लेकिन जब अपने डिजायर्स को, जब इच्छाओं को पूरा करेंगे तो डायरेक्ट इनसे पूरा कर नहीं सकते, इनको अपने यूज करने लायक ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। उसी बीच में फिर विनिमय होता है, एक्सचेंज होते हैं, फिर पैसे का महत्व बढ़ता है, ट्रेड होता है। तो ये सारी चीजें एक माध्यम है। तो बेसिक होता है वो हमारी इच्छाएं होती हैं और संसाधन होते हैं। और इकोनॉमिक्स यही अध्ययन करता है कि मानव किस प्रकार से कम संसाधनों में अधिक से अधिक इच्छाओं को पूरा करता है और अधिक से अधिक व्यक्तियों को कल्याण करता है। तो ये तो हुआ हमारा परिभाषा, और मुझे उम्मीद है कि इस परिभाषा से आप लोग परिचित हो चुके होंगे और अब तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली अध्ययन किस चीज का करता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आखिर रखते हैं, विज्ञान में रखते हैं या कला में रखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान की जो तरीका होता है ये होता है कि ऑब्जर्वेशन करना होता है, फिर उसका मॉडलिंग होती है, थ्योरी होती है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटेशन और मैथमेटिकल प्रूफ्स के द्वारा वेरीफाई किया जाता है। ये जो तरीका होता है वो हमारे विज्ञान क्षेत्र के किसी भी स्टडी का होता है। कला क्षेत्र में क्या होता है कि हम सीधे सीधे मानव व्यवहारों को अध्ययन करते हैं, उन्हें देखते हैं और उसके बारे में लिखते हैं। अब इकोनॉमिक्स क्या है कि दोनों चीज करती है। हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन भी होता है इस विषय में, इकोनॉमिक्स के विषय में, फिर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मॉडलिंग भी होती है, थ्योरीज भी दी जाते हैं और उन थ्योरीज को मैथमेटिकली प्रूव भी किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स साइंस है। लेकिन इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जो है वो मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ह्यूमैनिटीज का इसमें टच रहता है, इसलिए कला भी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद जो समझ छात्राएं हैं उनकी दुविधा दूर हुई होगी, उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है, इस क्षेत्र का जो इस विषय के क्षेत्र हैं इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा।
अब थोड़ी यहाँ पर चर्चा हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। जब इकोनॉमिक्स आ गया है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसे हम समस्त व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो बेसिक जो पहले जो डिवीजन किया गया था पूरे इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में किया गया, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें अध्ययन सूक्ष्म स्तर पर होता है, यानी बेसिक स्तर पर। जैसे कि हमारा शरीर है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा बायोलॉजी क्लास में कि हमारी जो बॉडी है वो सेल्स कोशिकाओं से बनी हुई है। तो पूरी बॉडी में लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं। तो कोशिकाओं का जो अध्ययन होगा, यानी कि सबसे सूक्ष्म जो वर्किंग यूनिट क्या है, कोशिका है, तो उस स्तर पर जो अध्ययन होता है, वैसे ही अर्थशास्त्र में जो किसी भी इकोनॉमिक यूनिट की सबसे छोटी यूनिट होती है उसके अध्ययन को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। अब प्रश्न उठता है कि सबसे बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट होती क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तो एज ए होल अगर देखा जाए तो एक देश की अर्थव्यवस्था को हम ह्यूमन बॉडी समझते हैं। इस एग्जाम्पल से देखा जाए तो पूरे बॉडी का अध्ययन करेंगे, कैसे चलती है, कैसे काम करती है, कैसे दौड़ती है। तो ये तो हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि पूरा संपूर्ण अध्ययन एक साथ। लेकिन उसी बॉडी की जो कोशिका है, तो कोशिका यानी इंडिविजुअल वर्किंग यूनिट, सबसे छोटी वर्किंग यूनिट, और वो है, अगर जो प्रोड्यूसर देखा जाए तो सबसे छोटी कंपनी, एक फैक्ट्री जो किसी एक वस्तु को बनाती है। अगर कंज्यूमर देखा जाए तो एक इंसान। तो इंसान का व्यवहार का अध्ययन कि किस प्रकार से किसी वस्तु को खरीदता है, किस प्रकार से उसका विनिमय करता है, किस प्रकार से उसको बेचता है, और साथ ही साथ किसी कंपनी में एक वस्तु का उत्पादन कैसे होता है, उसकी प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो इन सूक्ष्म स्तर के अध्ययन को हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और समष्टि मतलब कि पूरे बॉडी का, पूरे अर्थव्यवस्था का एक समग्र। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज के लेक्चर को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अर्थशास्त्र की परिभाषा सही तरीके से समझ में आई।